नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। राष्ट्रवादी बनाम राष्ट्रद्रोही। आपकी बार जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी? बड़े अब्दुल्ला ने धमकाया, छोटे ने डराया, सत्ता के लिए और क्या? जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए घोषणा पत्र जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र को जारी किया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र जम्मू कश्मीर के विकास पर है। बीजेपी का दावा है कि शांतिपूर्ण, समृद्ध और विकसित जम्मू कश्मीर बनाना उनका सबसे बड़ा संकल्प है। शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण के साथ कश्मीरी पंडितों की वापसी और अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी बस्तियों से निपटने का दावा भी किया गया है बीजेपी के घोषणा पत्र। लेकिन इस बीच चुनाव नजदीक आते ही फारूक अब्दुल्ला आग बबूला है। फारूक अब्दुल्ला तूफान आने वाली धमकी दे रहे हैं। सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनौती दे रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला मस्जिद मदरसा के नाम पर मुसलमानों को डराने और भड़काने का काम कर रहे हैं। सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर को अब्दुल्ला परिवार अपनी जागीर समझता है? सवाल यह भी कि मुसलमानों को भड़काकर या दिल्ली को आंख दिखाकर क्या जम्मू कश्मीर का चुनाव जीत पाएंगे क्या? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। हम उनके गुलाम नहीं हैं, हम इस रियासत के मालिक हैं। राहुल गांधी, तूफान आएगा, उस तूफान का मुकाबला करना पड़ेगा। हमने जम्मू कश्मीर को उन ताकतों से बचाना है जो वैसे हालात यहां पैदा करना चाहते हैं, जो हमारी आवाज दबाना चाहते हैं, जो हमें तकसीम करना चाहते हैं। एनसी वाले, पीडीपी वाले और तमाम लोग जो खुलकर मिलिटेंटों का मदद लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में जबरदस्त लहर है। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी। जम्मू कश्मीर में मौसम ने भले ही ठंड की तरफ करवट ली है, लेकिन चुनावी मौसम में सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है। आज से ठीक 12वें दिन यानी 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का रण है। जम्मू कश्मीर की सत्ता पर काबिज होने के लिए सारी पार्टियों ने जोर लगा दिया है। कुर्सी पाने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाया जाने लगा है। 370 की बहाली और पाकिस्तान से बातचीत की बात तो हो ही रही है, लेकिन अब तो सीधे सीधे गुलामी और तूफान खड़ा करने की धमकी भी दी जा रही है। पहले चरण के रण से ठीक पहले फारूक अब्दुल्ला आग बबूला है। फारूक अब्दुल्ला तो खुद को जम्मू कश्मीर का मालिक बता रहे हैं, या सीधे सीधे कहें तो आज भी जम्मू कश्मीर को अब्दुल्ला परिवार की जागीर बताने की कोशिश कर रहे हैं। फारूक धमकी भरे लफ्जों में कह रहे हैं, हम दिल्ली के गुलाम नहीं। इतना ही नहीं, फारूक तूफान लाने की बात कर रहे हैं। एक बार फारूक अब्दुल्ला की तूफानी धमकी को गौर से सुनिए। मैं आपको एक बात कहूं, हम उनके गुलाम नहीं हैं, हम इस रियासत के मालिक हैं, यहाँ के लोग। ये बात याद रखिएगा और उनके पल्लवों से कहता हूं, होश करें। राहुल गांधी, तूफान आएगा, उस तूफान का मुकाबला करना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला 370 की बहाली और पाकिस्तान से बातचीत की बात को भी दोहरा रहे, तो उमर अब्दुल्ला को चुनाव से पहले ही हार का डर सताने लगा है। 2 जगह से चुनावी मैदान में उतरे छोटे अब्दुल्ला को वोट के लिए मुसलमानों के सामने टोपी उतारने की नौबत तक आ गई। उमर एक तरफ टोपी उतारकर मुसलमानों की भावनाओं से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लगे हाथ मुसलमानों को मदरसों, दरगाह, मस्जिद, हिजाब, नकाब के नाम पर डर दिखाकर भड़काने का काम कर रहे हैं। मकसद एक ही है कि कैसे वोट अपने पाले में किए जाए। इतना ही नहीं, उमर अब्दुल्ला को निर्दलीय उम्मीदवारों का चुनावी मैदान में उतरना भी बीजेपी की साजिश लग रही। जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, वो बात हमसे छुपी हुई नहीं है। जिस तरह आसाम में बीजेपी की हुकूमत में हर बार अगर किसी को जलील करने की कोशिश की जाती है तो मुसलमानों को, वहां जब सैलाब आता है तो कहते हैं ये जिहादी सैलाब। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को जलील करना है। कर्नाटक में जब बीजेपी की हुकूमत होती है तो हमारी माओं को, बहनों को कहा जाता है कि निकाब
हिजाब उतारो, फिर जाओ कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल के अंदर। हमने जम्मू कश्मीर को उन ताकतों से बचाना है जो वैसे हालात यहां पैदा करना चाहते हैं, जो हमारी आवाज दबाना चाहते हैं, जो हमें तकसीम करना चाहते हैं। ये जो आजाद उम्मीदवारों की फौज आज मैदान में उतरी हुई है, इसका मकसद क्या है? मकसद सिर्फ यही है कि किसी ना किसी तरह अगर ये आजाद उम्मीदवार 10-15 जीत गए, ये सीधा सीधा जाके बीजेपी की झोली में जाके बैठ जाएंगे। अब्दुल्ला धमका रहे, मुसलमानों को भड़का रहे, तो बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर आतंकियों के सहारे चुनाव लड़ने का आरोप लगा रही है। बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में अगली सरकार राष्ट्रवादियों की होगी, राष्ट्र विरोधियों की नहीं। पुराने दिनों की तरफ, पुरानी मुसीबतों की तरफ ले जाने के लिए जो मैनिफेस्टो लेकर आए हैं एनसी वाले, पीडीपी वाले और तमाम लोग, जो खुलकर मिलिटेंटों का मदद लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जो एक्स मिलिटेंट है, मैं देख रहा हूं, मेरे पास जानकारी आ रही है, खुलकर एनसी पीडीपी के कैंडिडेट के लिए कैंपेन में जुट गए हैं। यानी पुरानी बुरी हालात को वापस लेने के लिए जो पार्टियां चुनाव में उतरे हैं, उनको डिफीट करना पड़ेगा। नया नेतृत्व जो शांति विकास चाहेगा, उस नेतृत्व को उभारना पड़ेगा। उसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता आगे आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। बीजेपी के नेतृत्व में, बीजेपी की अगुवाई में एक नई सरकार इस राज्य में बनेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 370 पर स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे, हालांकि जम्मू कश्मीर की रैलियों में स्टेट हुड वापस करने की बात जरूर कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने भी जम्मू कश्मीर पर आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मैनिफेस्टो जारी किया। बीजेपी का दावा है जम्मू कश्मीर में बीजेपी की प्रचंड लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में जबरदस्त लहर है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भव्य तरीके से एक शानदार जीत के साथ जम्मू कश्मीर असेंबली की पहली बड़ी जीत नौशहरा विधानसभा से होगी। कमल का फूल नौशहरा से भी खिलेगा और पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में चुनाव है, जबकि 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे आएंगे। चुनाव के नतीजे जो भी आए, सरकार जिसकी भी बने, ये 8 अक्टूबर को साफ हो जाएगा। लेकिन सवाल है, गुलामी की बात करने वाले फारूक अब्दुल्ला अब भी जम्मू कश्मीर को अब्दुल्ला परिवार की जागीर समझते हैं क्या? सवाल यह भी है कि तूफानी धमकी देकर क्या मोदी और शाह को अब्दुल्ला सीधी चुनौती दे रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है, मस्जिद, दरगाह और हिजाब के नाम पर मुसलमानों को डराकर क्या जम्मू कश्मीर की सत्ता पर ये काबिज हो जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो चलिए, आपने ये रिपोर्ट देखी, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित अंबरदार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कश्मीरी पंडित हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। नीलोफर है नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नीलोफर जी, आपसे शुरू कर रहा हूं और पहला सवाल यही है कि चुनावी स्ट्रेटजी में डराना, धमकाना, सिर्फ यही आप लोगों को आता है या इसके अलावा भी कुछ? डराना धमकाना ना हमारे मैनिफेस्टो में है, ना हमें आता है। ये डराने धमकाने का जो डिपार्टमेंट है, ये बीजेपी के पास है, जो पूरे देश को डरा रही है और धमका रही है। तो हम ये डिपार्टमेंट ना हमने लिया है और ना हमें लेने की ख्वाहिश है। नहीं मैडम, लेकिन आप लोगों के, आपके नेताओं के बयान तो इसी तरीके से आते हैं कि दिल्ली वालों के गुलाम नहीं है। लोकतंत्र में कोई किसी का गुलाम नहीं होता है। तूफान आ जाएंगे, दिल्ली को सामना करना पड़ेगा। डराने वाली बात है? नहीं, ये बात है कि हम दिल्ली के गुलाम नहीं है, तूफान आ जाएगा, दिल्ली को सामना करना पड़ेगा। अरे दिल्ली हिंदुस्तान से बाहर है क्या, या आप अपने आप को हिंदुस्तान में नहीं समझते हैं? दिल्ली हमारे दिल में रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। राजधानी है हमारी, हम इज्जत करते हैं उसकी, उसी तरीके से जैसे हम अपने देश की करते हैं। तो जहां पर लोगों का मैंडेट एक लीडर को होता है, जब वो चुनकर आता है, वो किसी का गुलाम नहीं होता है, सिर्फ उस गुलाम होता है मैंडेट का, उस इज्जत का जो उसको अपने लोगों ने दे दी है। और उनके हक के लिए, उसके राइट के लिए जितना उससे हो सके वो लड़ेगा। तो अभी मैंडेट मिला कहाँ है नीलोफर जी? मैंडेट मिला कहाँ है?
अभी तो चुनाव होने दीजिए, नतीजे आने दीजिए, मैंडेट मिलेगा तो ये कहिएगा कि हम मैंडेट के गुलाम हैं। किसी ने आपसे कहा तो नहीं कि आप दिल्ली के गुलाम बन कर रही है? अरे हम अभी भी लोगों के ही गुलाम हैं, क्योंकि लोग ही बनाते हैं, लोग ही उतारते हैं। ठीक उसी तरीके से जब लोकसभा के इलेक्शन हुए, बीजेपी के पास तो किसी का मैंडेट था नहीं कश्मीर में, तो ये भी धमकियां देते रहे। हम में वो आदत ही नहीं, हम किसी को धमकियां देंगे, और ना ही हम उस हिसाब के हैं, और ना ही हमने ऐसा कुछ किया है। हम सिर्फ उनके गुलाम हैं। शिवम त्यागी, ये तो उल्टे आप लोगों को कह रही है कि आप लोगों का काम है धमकियां देना। मुझे राकेश जी आपकी आवाज चली गई, लेकिन मैं समझ गया, आपने बोला शायद कि ये तो उल्टा आपको धमकाने का आरोप लगा रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं यहां पर बहुत साफ, कि इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जो है दिल्ली का गुलाम नहीं है। बिल्कुल दिल्ली का गुलाम नहीं है जम्मू कश्मीर, ऐसे ही जैसे देश का कोई भी राज्य दिल्ली का गुलाम नहीं है। लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है, जैसे बाकी राज्यों के लिए राजधानी है, ऐसे ही जम्मू कश्मीर के लिए भी राजधानी है। जम्मू कश्मीर कोई अलग से कोई देश नहीं है, दिल्ली जो है वो उसकी राजधानी है, और जैसे सभी जो है उसका सम्मान करते हैं और एक दूसरे राज्य का सम्मान करते हैं, ऐसे ही आपको भी करना है। और ये डराने धमकाने की ही राजनीति है भाई। कर्नाटका का कोई विषय हुआ जो ऑलरेडी कोर्ट में है, और उसको आप कोर्ट कर कह रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों को जो है बुर्का पहनकर नहीं जाने दिया जाता, स्कूल में नहीं जाने दिया जाता, पढ़ने नहीं दिया जाता। सब मामला कोर्ट में है, विषय साफ है। आज भी जम्मू कश्मीर को उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला अपना गुलाम समझते हैं। वो समझते हैं कि जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जिसको चाहेंगे राज्य में बुला लेंगे, और जब चाहेंगे, जिसको चाहेंगे, जैसे चाहेंगे राज्य से भगा देंगे, जैसा पहले किया। जब चाहेंगे जम्मू कश्मीर को अनरेस्ट पैदा कर देंगे वहां पर, जब चाहेंगे वहां पर मारकाट बचा देंगे, जब चाहेंगे वहां पर किसी एक धर्म विशेष की और खास तौर पर हिंदू धर्म की बहन बेटियों से और पंडितों से बलात्कार करेंगे, जब चाहेंगे उनका अपमान करेंगे, जो चाहेंगे करेंगे। लेकिन अब सुन लीजिए प्लीज, नीलोफर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, थैंक यू। नहीं प्लीज, बीच में नहीं बोला मैं आपके, थैंक यू, बीच में नहीं बोला मैं आपके। जो आप बात कर रहे थे वही बात कर रहा हूँ, जो सच है वही बात कर रहा हूँ। सुनने में दर्द हो रहा है, बुरा लग रहा है आपको, सच अक्सर किसी को कड़वा ही लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सुनिए, जम्मू कश्मीर में अब कोई 370 नहीं है, जम्मू कश्मीर में अब कोई फारूक अब्दुल्ला नहीं है, जम्मू कश्मीर में अब कोई उमर अब्दुल्ला नहीं है। जनता आपको उखाड़कर फेंकेगी वहां से, चुनाव में बुरे तरीके से हराएगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है वही आगे बढ़ेगी और वही इतिहास बनाएगी। भूल जाइए, वो दिन चले गए अब आपके, अब वो आपके दिन चले गए, भूलना पड़ेगा आपको वो समय। जितनी आपकी हिटलर शाही चलनी थी वो चल ली। राकेश जी, मैं वैसे ही बहुत ओपन एरिया में बैठा हूं, चिल्लाना नहीं चाहता, अगर आप उनको रोक देंगे तो बेहतर होगा। बीच में मुझे भी आवाज नहीं आ रही थी। एक मिनट नीलोफर जी, शिवम को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आ रहा हूं। थैंक यू। तो विषय बहुत साफ है। अब ये पुराना जम्मू कश्मीर नहीं है कि जहां जैसे चाहोगे आतंकवाद करोगे, जैसे चाहोगे पत्थर मारोगे, जैसे चाहोगे जो है फौज पर हमला करोगे, जैसे चाहोगे वहां के आम नागरिकों पर हमला करोगे, जैसे चाहोगे लोगों को अपने घर जमीन छोड़ने पर और भागने पर मजबूर कर दोगे। ये बदला हुआ जम्मू कश्मीर है। चुनाव लड़िए, तरीके से लड़िए और हार कर जाइए वापस, क्योंकि अब वो जम्मू कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर बदल गया है। ठीक है नीलोफर जी, एक बात पर और जवाब दीजिए जिसका शिवम ने जिक्र किया कि भाई चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है, फिर भी उमर अब्दुल्ला को याद आ जा रही है कि भाई इधर यूपी में बुलडोजर चल गया, फिर आपको कर्नाटक भी जाने की जरूरत पड़ जा रही है। तो सर मैडम, सेंटिमेंट एक ही आपको भड़काना है, वो मुस्लिम वाला, इसके अलावा आपकी कोई चुनावी स्ट्रेटजी नजर नहीं आती है, ये बात साफ है। देखिए, जब हम कोलिशन करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ, तब उस पर टिप्पणी जो योगी जी है वो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यूपी की बात करते हैं तो हमें ये कहा जाता है आपने बात क्यों की। यूपी क्या हमारे देश का हिस्सा नहीं? क्या जम्मू कश्मीर हमारे देश का हिस्सा नहीं? तो जब पूरी राजनीति देखी जाती है, किसी ने टिप्पणी की, हमने तो आवाज नहीं उठाई। योगी जी को क्या है जम्मू कश्मीर के साथ? हर किसी को हर स्टेट के साथ, हर यूनियन टेरिटरी के साथ इंटरेस्ट है, क्योंकि वो एक देश का अहम हिस्सा है। तो नहीं, बिल्कुल ठीक बात है नीलोफर जी, इंटरेस्ट होना भी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इंटरेस्ट ले रही हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गठबंधन पर कांग्रेस से उन्होंने सवाल पूछे, पॉलिसी वाइज क्वेश्चन पूछा, लेकिन आप ये कहती है कि बुलडोजर, मस्जिद, मदरसा, हिजाब, नकाब, बुर्का ये सब लेकर आती हैं, तो फिर ये सवाल पूछा जाता है कि आपकी चुनाव लड़ने की स्ट्रैटेजी मुस्लिम भावनाओं को भड़काने की है। आप योगी के किसी डिसीजन पर सवाल खड़े कर, यह बात समझ में आती है, लेकिन आप ये भावनाओं को भड़काने वाली बातचीत हो रही है। आप एक वर्ग को दिखाना चाहते हैं कि देखो बीजेपी को वोट मत देना, डर के रहो। भावनाएं भड़काई जा रही है, यही मुद्दे तो आप दूसरी जगहों पर करते हैं ताकि आपका वोट जो है कंसोलिडेट हो जाए। हर एक शहरी को पता होना चाहिए, वो आज इतना समझदार है, वो समझता है
कौन रिलीजन की पॉलिटिक्स खेलता है, कौन दूसरे कम्युनिटीज की बात करके वो वोट हासिल करने के लिए वो कार्ड खेलता है। आज का जो नौजवान है, आज की जो वो हर कोई जानता है, पता है, उनको इतनी समझ है, और वही समझ की वजह से आज ओपोजिशन जो है दिन ब दिन कामयाब हो रहा है और मजबूत हो रहा है। तो ये चिंता जो है ये इनको सताई जा रही है। क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इकट्ठे मिला? क्यों हमने ये लोगों को नहीं बोला कि जैसे ये बोलते रहते बीजेपी के साथ मिलेंगे, किसके साथ मिलेंगे? वो दरवाजे बंद हो गए। चिंता तो इनको है, चिंता यूपी में बैठे हुए लोगों को है, चिंता महाराष्ट्र में बैठे हुए लोगों को है। क्यों? नहीं, किसके दरवाजे किसके लिए बंद हो गए? किसके लिए दरवाजे बंद हो गए? आपने आप ही कह रही थी ए टीम, बी टीम, सी टीम, हम तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं जो हमारी सोच से चलते हैं, जो हमारी सोच जो है एक सोच को लेकर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। वो सोच जो फिरका परस्ती के साथ। अरे शिवम त्यागी, आप लोगों ने कभी एनसी का भी दरवाजा खटखटाया था क्या? मुझे तो नहीं पता राकेश जी, अब ये तो नीलोफर जी ही बता सकते हैं। कह रहे सबके दरवाजे खुले हैं, सबके दरवाजे खुले हैं, सब हमारे लिए तो सब, हम तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं। भैया नहीं चाहिए आपके दरवाजे, अगर खुले हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरवाजे तो बंद कर लो भाई, नहीं चाहिए, उस रास्ते नहीं जाना हमें, आप बंद कर लो। आपके जो रास्ते हैं वो पत्थरबाजी, आतंकवाद और इस तरह की चीजें और रेडिकलाइजेशन और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, इस सब के लिए आपके दरवाजे खुले, हमें नहीं जाना भाई उसमें। कहां किसकी बात? एक तो ये राकेश जी बीच पहले अपने समय में भी बोलती हैं और फिर बाद में भी बोलती हैं, तो भैया हमें आपके उस दरवाजे नहीं जाना। आपके दरवाजे अपने आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उसका, लेकिन विषय साफ है, हम आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन इस बार ये बात साफ है कि जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, जिस तरह का माहौल जम्मू एंड कश्मीर में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की खुद की हालत खराब है और इसीलिए बार बार कभी कर्नाटका पहुंच जाते हैं, कभी बुर्का ले आते हैं, कभी हिंदू मुसलमान ले आते हैं। हम तो नहीं कह रहे हैं भाई, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं जो हमने पिछले 10 साल में वहां पर भाजपा ने चेंज किया है, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं जो वहां पर काम हुआ है, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं 370 हटाने पर, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं पत्थरबाजी खत्म करने पर, पाकिस्तान का झंडा खत्म करने पर। ये हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं कि जी बुर्का हमारा कर्नाटक में ऐसे कर दिया, यूपी में ऐसे कर दिया। कर्नाटक यूपी में जो कर दिया जो आपने किया पिछले इतने 20-25 सालों में, वहां पर पहले उसका हिसाब दीजिए और फिर यहाँ पर चुनाव लड़िए, इससे कोई लाभ नहीं है भाई। साथ में सामने बात कर जो आप कर रहे हैं वही तो हम दर्शा रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं। हमने कब कहा बुर्का? भाई हमने कब कहा बुर्का? हम कब कर्नाटक का बुर्का लेकर आए? नहीं लेकर आए। हम तो कर्नाटक का स्कूल नहीं लेकर आए, हम तो उत्तर प्रदेश नहीं लेकर आए, हम तो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। रिलीजन का कोई उत्सव चल रहा है, आपने वहां पर मुसलमानों की दुकानें बंद भी नहीं करवाई, ये कौन सा झूठ है? ये लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है, जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर की बात क्यों नहीं करते भाई? ये तो सच है। जहां पर गोलियां चलवाते थे, आतंकवाद पलवाते थे, पत्थरबाजी पलवाते थे, वहां की बात क्यों नहीं करते? जम्मू कश्मीर में क्या किया? अरे 25-30 साल रहने के बाद भी आपको आज भी दूसरे राज्यों का सहारा लेना पड़ रहा है, क्यों? जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। नहीं तो 30 साल जम्मू कश्मीर में कुछ किया नीलोफर जी? जम्मू कश्मीर में 30 साल में कुछ किया नहीं। एक मिनट, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी, आज फिर से अमित शाह ने सवाल पूछा है और पहले भी इस बात पर चर्चा हुई है